हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम एक और कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो केमिकल इंडस्ट्री में फॉल करती है। अब ये कंपनी ने वर्ल्ड वाइड अपना डोमिनेंस बनाया है और वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स है कुछ केमिकल्स में, तो ये मार्केट लीडर भी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। कंपनी 3-4 साल पहले, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आईपीओ में आई थी। आईपीओ में इनको अप्रॉक्सीमेटली 100% सब्सक्रिप्शन मिला था और स्टॉक प्राइस डबल हो गया था पोस्ट लिस्टिंग। कंपनी का स्टॉक प्राइस 1700 के आसपास लिस्ट हुआ। कंपनी का स्टॉक प्राइस और ऊपर सर्ज हुआ, वेंट अप टिल 2600 2700 और वहाँ से गिर के आज के दिन में अगर आप देखोगे ये स्टॉक 1100 के आसपास आ गया है। नाउ इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम टू एनालाइज दिस बिजनेस, क्योंकि काफ़ी जगह पे अभी भी इनका डोमिनेंस है। ये वो बिजनेस है जो 20 से 25% पे ग्रो हुआ है, मार्जिन्स भी काफ़ी इनके एलिवेटेड है और ये कंपनी काफ़ी ग्लोबल लेवल पे अगर आप देखोगे तो अच्छा एक्सपोजर रखती है। सो बिजनेस एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस में आपको पूरी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है, बिकॉज उसके बाद आपको वैल्यू चेन समझ में आएगा और आपको ये समझ में आएगा कि ये कंपनी कौन से एरिया में टारगेट कर रही है, कौन से मार्केट को टारगेट कर रही है जहाँ पर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है या नहीं। बिकॉज दैट्स द मोर इंपॉर्टेंट थिंग। अगर प्रॉफिटेबिलिटी को जज करना है तो मार्केट को समझना जरूरी है। तो अगर हम केमिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं, सो केमिकल इंडस्ट्री अप्रॉक्सीमेटली 10% पे ग्रो हो रही है। अब इस इंडस्ट्री के ग्रोथ में कुछ कंपनीज ऐसी होगी जो 20-25% पे ग्रो कर रही होगी, कुछ 4-5% पे भी ग्रो करेंगी। अब यहाँ पर अगर आप केमिकल इंडस्ट्री में देखोगे तो इतना वेरिएशन इसलिए है ग्रोथ में क्योंकि कुछ कंपनीज है जो एग्रो केमिकल्स में, कुछ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स बना रही है, कुछ कंपनीज जो है वो बल्क केमिकल प्रोड्यूस कर रही है। तो सबके जो बिजनेस के जो टेक्सचर है और इकोनॉमिक्स है वो अलग है। इसलिए कुछ कंपनीज आप देखोगे जो हायर स्पेशलिटी मार्जिन्स, स्पेशलिटी केमिकल्स में जो ज़्यादा एंटर कर रही है, पोर्टफोलियोज इनका ज़्यादा एक्सपोज्ड है, वो कंपनीज के पास में रिलेटिवली ज़्यादा मार्जिन्स होंगे। और जो बल्क केमिकल्स प्रोड्यूस कर रही है कंपनी, आप देखोगे वो कंपनीज थोड़ा स्ट्रगल करेगी, बिकॉज इट्स अबाउट साइक्लिकल मूवमेंट। केमिकल इंडस्ट्री खुद साइक्लिकल मूवमेंट है और एक्सटर्नल फैक्टर्स से भी इंपैक्टेड है। ये चीज़ को भी हम आगे आने वाले एनालिसिस में देखेंगे। सो इस वीडियो में हम केमिकल इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके अलावा एंड एप्लीकेशंस वगैरह भी समझेंगे, एंड उसके अलावा हम थोड़ा इकोनॉमिक्स समझेंगे इस इंडस्ट्री का, कंपनी के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, एंड टुवर्ड्स दी एंड हम इसको वैल्यूएशंस और टेक्निकल फ्रंट पे भी जज करेंगे। उसके बाद में मैं आपको मेरा कंक्लूजन दूंगा। तो डायरेक्टली कंपनी का नाम डिस्क्लोज करते ही डायरेक्टली डोंट टेक इट एज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, बिकॉज वी आर नॉट गिविंग यू एनी रिकमेंडेशन। आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग यू कि यहाँ पर अब वॉच लिस्ट बनाना ज़रूरी है। 2 साल से अगर आप देखोगे केमिकल इंडस्ट्री इतना अच्छा नहीं कर रही है, इसलिए हमने भी कभी केमिकल इंडस्ट्री को सेक्टर एनालिसिस में कवर नहीं किया। हमने ऑलरेडी 12 से 15 अलग अलग सेक्टर एनालिसिस बनाए हैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए, लेकिन केमिकल्स को कवर नहीं किया बिकॉज लॉट ऑफ कंपनीज इन द केमिकल स्पेस वॉज स्ट्रगलिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम। अब मुझे लग रहा है कि काफ़ी कंपनीज केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जो है वो कुछ जगह पे काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशंस पे आते जा रही है। तो जहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी दिख सकती है आने वाले टाइम में, उसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। सो आज भी मैंने एक कंपनी को यहाँ पर पिक किया है। सो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड फॉर सच वैल्यूएबल अपडेट्स एंड रिसर्च वीडियोज, डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन। विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, केमिकल इंडस्ट्री में अलग अलग कंपनीज अलग अलग केमिकल्स के अंदर है। जैसे आप ये देखोगे तो दीपक नाइट्रेट इज इनटू फेनॉल्स, अल्काइल अमाइंस, बालाजी अमाइंस इज ऑल्सो इन अमाइंस। अब इनफैक्ट आरती भी अब अमाइंस के अंदर आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट नियोजेन इज इन ब्रोमीन, राइट। उसके अलावा क्लीन साइंस अगर आप देखोगे, कैमलिन अगर आप देखोगे तो ये भी फिनॉल्स के अंदर है। एंड जैसे नवीन फ्लोरिन, SRF, GFL हो गया, ऐसा गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स आपका जो हो गया, दैट इज इनटू फ्लोरीन। सो बेसिकली ऐसे अलग अलग टाइप के केमिकल्स हैं जिसके अंदर कंपनीज ऑपरेट कर रही है। अब ये जो कंपनीज बल्क में केमिकल्स बना रही है उसके थ्रू और फॉरवर्ड रिसर्च करके कंपनीज अलग अलग और बाय प्रोडक्ट बनाती है, अलग अलग न्यू केमिकल्स बनाती है जो एंड यूज़र इंडस्ट्री को एप्लीकेशन में यूज़ होता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कंस्ट्रक्शन में पिडलाइट और एप्कोटेक्स है, राइट। हमको पता है डॉक्टर फिक्सेट वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो उसका एक हर एक एंड यूज़र एप्लीकेशन का एक पर्पज़ है।
तो वो केमिकल उस पर्पस को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ होता है, इसके लिए उसका बहुत क्रिटिकल एप्लीकेशन होता है। अब वैसे आप डाइज एंड पिगमेंट में देखोगे तो यहाँ पर आपका सुदर्शन है, बोडाल केमिकल्स है, रबर में देखोगे तो नोसिल है, टेक्सटाइल में देखोगे तो रोसारी है, राइट। यू ऑल्सो हैव समथिंग लाइक फूड और आपके जो कॉस्मेटिक्स वगैरह में उसमें आपको फाइन ऑर्गेनिक मिलेगा। देन यू ऑल्सो हैव फेम ऑर्गेनिक्स एंड ऑल्सो अगर वाटर ट्रीटमेंट में देखोगे तो आयन एक्सचेंज है, एंड पॉलीमर्स में आप देखोगे BASF, एंड एग्रो में आप देखोगे तो UPL है, PI इंडस्ट्रीज़ है, धानुका एग्री है, शारदा क्रॉप कैम है। अगर आप फ्लेवर्स वगैरह में देखोगे, फ्रेगनेंस वगैरह में, तो वहाँ पर SH केलकर है, प्रीवी है, फेयर कैम है। तो बेसिकली ये कंपनीज रिसेंट में काफ़ी अच्छा भी कर रही है अगर आप SH केलकर वगैरह की बात करोगे। सो ये जितने भी कंपनीज हैं वो अलग अलग एंड यूज़ एप्लीकेशंस के लिए प्रोडक्ट्स और केमिकल्स बना रही है। और अगर आप देखोगे जो भी क्रिटिकल एप्लीकेशंस, जितना ज़्यादा क्रिटिकल एप्लीकेशन है, जितना ज़्यादा मार्केट है स्पेशलिटी केमिकल्स का, उतना ज़्यादा उनके मार्जिन रहेंगे। इसलिए आप SRF को देखते हो, गुजरात फ्लोरोकेम को देखते हो तो इनके मार्जिन हायर रहेंगे। वैसे ही आप क्लीन साइंस में देखोगे तो वहाँ पर भी आपके मार्जिन हाई हैं। इनफैक्ट विनाती ऑर्गेनिक्स में मार्जिन हाई मिलेंगे आपको। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक और कंपनी में, जैसे अगर आप इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फाइन ऑर्गेनिक्स में भी मार्जिन अच्छे खासे हैं, डिसेंट है। तो आज हम बात करेंगे क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। ये एक स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी है, 12,500 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। रिटर्न रेशियोज मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड ROE बहुत ही कंसिस्टेंट 20-25 के आसपास में रहा है पिछले 4-5 सालों में। अगर आप देखोगे पिछले 3 साल में पोस्ट लिस्टिंग कंपनी ने 2600 का अप्रॉक्सीमेटली हाई टच किया था, और उसके बाद अंडर परफॉर्मर रहे हैं पिछले लास्ट 3 सालों में। बिकॉज वी हैव सीन दिस कि केमिकल इंडस्ट्री जो पूरा है वो एक डाउन टर्न के थ्रू गई है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया है और 1100 के आसपास में अब इनका स्टॉक प्राइस आ चुका है। तो हम कंपनी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो परफॉर्मेंस हाइलाइट्स देख लेते हैं। व्हेन इट कम्स टू रेवेन्यू मिक्स में यहाँ पर आप देख पाओगे कि परफॉर्मेंस केमिकल्स है जो 69% कंट्रीब्यूट करते हैं। आपके जो फार्मा एंड एग्रो इंटरमीडिएरीज है वो आपका 18% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं, और 13% कम्स फ्रॉम FMCG केमिकल्स, ठीक है। और ये जोग्राफिकल वाइज अगर आप देखोगे तो चाइना, इंडिया, यूरोप, अमेरिका, मतलब पूरे वर्ल्ड में कंपनी ऑलमोस्ट स्प्रेड है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी बिजनेस कर रही है, लेकिन दैट इज ओनली 10%। मेजर जो बिजनेस है दैट इज इन इंडिया एंड चाइना। उसके अलावा अगर आप कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंटर्स देखोगे कंपनी में तो जीरो डेट है, डेट फ्री कंपनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट 64% रेवेन्यूज जो है कंपनी का एक्सपोर्ट से आता है, लेकिन एक्सपोर्ट्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका एंड यूरोप, चाइना, ये जगह पे ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा USA पे या यूरोप पे जोन पे उनका कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। अब यहाँ पर जो है 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 90+ साइंटिस्ट है उनका 4 R&D फैसिलिटीज़ में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फोग्राफिक है जो आपको समझना है। कंपनी के 3 मेजर सेगमेंट है, दैट इज योर फर्स्ट परफॉर्मेंस केमिकल, उसके अलावा फार्मा एंड एग्रो इंटरमीडिएट्स एंड FMCG केमिकल्स। अब आप देखोगे MEHQ जो इनका एक केमिकल है, ये वर्ल्ड नंबर 1 है इस केमिकल में, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली पॉलीमर्स एंड योर एक्रेलिक्स एसिड्स। हम बेसिकली इसके अलावा BHA जो है उसमें भी वर्ल्ड मार्केट लीडर है, वर्ल्ड नंबर 1 है। इनफैक्ट इंडिया में भी नंबर 1 है, वर्ल्ड में भी नंबर 1 है ऑब्वियसली, राइट। सो एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह है, फूड एंड फीड इंडस्ट्रीज में काम आता है। फिर उसके बाद AP में आया जहाँ पर फूड फॉर्मुलेशंस, ब्रेकफास्ट, सीरियल्स एंड कॉस्मेटिक्स वगैरह में यूज़ होता है, वहाँ पर भी नंबर 1 पे है ये कंपनी, वर्ल्ड में भी इंडिया में भी। फिर TBHQ है, वहाँ पर 2nd नंबर पे है वर्ल्ड में और इंडिया में। उसके अलावा हेल्थ में भी इंडिया में नंबर 1 है। एंड अगर हम फार्मा की बात करेंगे तो ग्वाइकॉल करके जो यहाँ पर इनके एक इंटरमीडिएट जो बनाते हैं ये यूज़ होता है कफ सिरप्स के अंदर, फार्मा इंडस्ट्री में यूज़ होता है। आप देख सकते हो वहाँ पर वर्ल्ड में 2nd नंबर पे और इंडिया में 1st नंबर पे है क्लीन साइंस। उसके अलावा अगर आप 3rd कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पर 4 मैप है जो आपको UV ब्लॉकर एंड सनस्क्रीन्स वगैरह में यूज़ होता है कॉस्मेटिक्स में, वर्ल्ड में एंड इंडिया में दोनों जगह पे नंबर 1 पे है। फिर एनिसोल है, एनिसोल में भी वर्ल्ड नंबर पे वर्ल्ड में मार्केट लीडर है। तो बेसिकली काफ़ी सारे जो केमिकल्स हैं उसमें मार्केट लीडर है कंपनी, डोमिनेंस है इनका। और एनिसोल का मैं आपको और इंपॉर्टेंस बताता हूँ। अब ये कंपनी ने डोमिनेंस बनाया कैसे और इसको मेंटेन कैसे किया वर्ल्ड लेवल पे, इसको समझने के लिए यहाँ पर इनका एक स्ट्रक्चर समझते हैं, प्रोसेस समझते हैं। तो पहले बेसिकली ये कंपनी फिनॉल के ऊपर भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। तो बेसिकली फिनॉल से ये बेसिकली यहाँ पर एनिसोल खुद बना रहे हैं। पहले बेसिकली रॉ मटेरियल्स वगैरह आप कहीं से लेते हो और उसके बाद में आप खुद भी रिसर्च R&D करके एक नया आप बनाते हो जो भी आपके केमिकल्स वगैरह है। लेकिन कंपनी कभी कभी बैकवर्ड इंटीग्रेट करती है तो वो खुद से ही बनाना शुरू कर देती है। ये एनिसोल पहले वाटर के थ्रू बनाते थे, बाद में वहाँ कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ती थी उनको, तो उन्होंने अभी वेपर टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाना शुरू कर दिया, कॉस्टिंग भी रिड्यूस
इंट्रोड्यूस हो गई और इन्होंने इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी एस्टैब्लिश कर लिया वहाँ पर। अब ये एनीसॉल खुद बनाते हैं तो बेसिकली इनको थोड़ा सस्ता पड़ता है, उसके थ्रू ये MEHQ बना रहे हैं, फिर जैसे हमने देखा गोआइकॉल बना रहे हैं खुद से, एंड 4-MAP बना रहे हैं। तो ये बेसिकली दूसरे अलग केमिकल्स बना रहे हैं। उसके फॉरवर्ड में भी ये BHA ऐसे अलग अलग केमिकल्स बना रहे हैं जिसका हमने यूजेज एप्लीकेशन ऑलरेडी देखा वहाँ पर तीनों सेगमेंट में। सो ऐसे अलग अलग केमिकल्स ये बना रही है कंपनी, जिसके थ्रू कंपनी को फ़ायदा हो रहा है। अब कंपनी के की एडवांटेजेस भी समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर आप कंपनी के सबसे पहले मैनेजमेंट को देखोगे तो इनका खुद का फैमिली बिजनेस है, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन कंपनी को रन कर रहा है। इनफैक्ट 25 ईयर्स से भी ज़्यादा का इनको एक्सपीरियंस है एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग स्पेस में ऑलरेडी इनके पास में डिग्री वगैरह है। तो बेसिकली वर्क एक्सपीरियंस और जो डोमेन का नॉलेज है वो भी काफ़ी अच्छा है इस कंपनी में, जो भी मैनेजमेंट है उनके पास में। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रॉ मटेरियल वगैरह के ऊपर ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि बैकवर्डली ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है और फॉरवर्ड में काफ़ी सारे नए नए केमिकल्स कंपनी लेके आ रही है, प्रोडक्ट्स लेके आ रही है। अभी इन्होंने CFCL में भी लॉन्च किया है। इनफैक्ट वहाँ सब्सिडरी कंपनी के थ्रू हेल्स वगैरह जो इनके ऑलरेडी एक जो केमिकल्स हैं वो भी ऑलरेडी इन्होंने मार्केट करना शुरू कर दिया है। कंपनी ऑलरेडी कैपेक्स कर रही है, दैट इज कंपनी ने कैपेक्स किया है अप्रॉक्सीमेटली 300 करोड़ का, और कैपेक्स का जो रियलाइजेशन है वो भी आने वाले 1-2 क्वार्टर में पॉजिटिवली स्टार्ट हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट अपडेट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो परफॉर्मेंस हाईलाइट में कंपनी का जो रिसेंट में एबिटा मार्जिन रहा है, एबिटा परसेंटेज रहा है, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जो रिकवर हुआ है 42% से 44%। एंड अगर रॉ मटेरियल का ट्रेजेक्टरी देखोगे तो इट हैज़ ऑलरेडी रिड्यूस 36 से 35% के आसपास आ गया है, बिकॉज ऑफ योर लोअर कॉस्ट एंड आपका जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एंड ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज योर की रॉ मटेरियल कॉस्ट, बिकॉज फ्यूल पावर वगैरह का कॉस्ट भी कम हो गया है, क्रूड का भाव गिर गया। सो ये सब एड ऑन बेनिफिट हो सकता है कंपनी के परफॉर्मेंस में आने वाले टाइम में भी। अब आप यहाँ पर देख सकते हो यूनिट 1 में 7 प्लांट्स है कंपनी के पास में, यूनिट 2 में 4 प्लांट्स है, यूनिट 3 में 5 प्लांट्स है। नो प्लांट क्लोजर नोटिस रिसीव फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो बेसिकली कंपनी वेल मैनेज्ड है, वेल रन है। तो गाइज अब हम कंपनी के वैल्यूएशंस को समझते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे 48 का PE मल्टीपल है। अगर 48 का PE मल्टीपल आप यहाँ पर देखोगे तो 261 करोड़ जो ट्रेलिंग 12 मंथ है उससे आया, दैट इज़ योर 24.52 इन टर्म्स ऑफ EPS। अब मान लो अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कंपनी 20% पे ग्रो होगी, जो कि डिसेंट एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज इससे पहले भी 25-30% पे कंपनी ग्रो हुई है अर्निंग्स में। तो हमारा नॉर्मली 260 इंटू 0.2 दैट इज़ ऑफ 52, तो 260 को 252 से हम प्लस करेंगे 312, ही हमारा नेक्स्ट ईयर 1 ईयर फॉरवर्ड का आपका अर्निंग एस्टिमेशन है। नॉर्मली हम कभी भी जब मार्केट में किसी भी स्टॉक के वैल्यूएशंस को, अर्निंग्स को प्रोजेक्ट करते हैं, हम फॉरवर्ड बेसिस में देखते हैं, बिकॉज हम फ्यूचर पे बेट कर रहे हैं कंपनी के अर्निंग्स पे, राइट। तो अगर हम रफली देखेंगे जो आपका अर्निंग्स है 315 करोड़ के आसपास होगा, और डिवाइड बाय योर 10.63 विच इज़ योर नंबर ऑफ शेयर्स विल गिव यू 29.633, राइट। सो अभी ये हमारा 29.633 जो है हमारा EPS है। तो अभी अगर आज के तारीख में 1150 का हम रेट पकड़ते हैं, 29.633 ये हमारा अगर EPS पकड़ते हैं, विच इज़ योर नथिंग बट योर PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स। तो पहले हमने 1150 प्राइस पकड़ा और उसके बाद नीचे में अर्निंग पर शेयर दैट इज़ योर EPS हमने कैच किया। सो 38 के आसपास का फॉरवर्ड मल्टीपल पे हमें आज ये कंपनी मिल रही है। 48 पे चल रहा है PE मल्टीपल, 1 ईयर फॉरवर्ड में आप देखोगे तो 38 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे है, जो मुझे लगता है काफ़ी डिसेंट है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, मैं आपको PE रेशियो का इसका हिस्टोरिकल चार्ट बताता हूँ। सो पिछले 5 साल में कंपनी का जो एवरेज पिछले 3 साल में कंपनी का एवरेज PE मल्टीपल रहा है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 61। अब यहाँ पर एक चीज़ ये होती है कि मार्जिन्स यहाँ से डिग्रेड और हो सकते हैं या नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स उसमें से एक मार्जिन भी आता है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे ना, मार्जिन कंसिस्टेंट रहे हैं 35% से ऊपर, हायर एंड पे 48% तक गए हैं, 46%, लोअर एंड पे 38-36% तक आए हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो हेडविंड्स था वो नियरली फैक्टरिंग हो गया है। और क्रूड ऑयल का जैसे हमने बात किया, लास्ट क्वार्टर में हमने रिजल्ट भी देखे और मार्जिन भी बेटर हुए, 38% से 41% का मार्जिन हुआ। तो मुझे लगता है 40-42% के आसपास भी अगर मार्जिन सस्टेन करता है, और अगर टॉप लाइन में ग्रोथ आपको 20-25% की वापस से देखने मिली, जैसे हमने लास्ट क्वार्टर में देखा 23% ग्रोथ आई,
सो मुझे लगता है ये कंपनी को और पॉजिटिव री रेटिंग मिल सकती है। बहुत सारे लोग बीच में से वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, फिर उसको बाय और सेल रिकमेंडेशन जैसा जज करते हैं, बट यहाँ पर हम लास्ट में हमेशा रिस्क पैरामीटर और आपको लेवल्स बताते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज की लेवल्स, देखो स्टॉक प्राइस में फंडामेंटल एनालिसिस होता है या तो टेक्निकल एनालिसिस होता है, राइट। अब फंडामेंटल इज ऑल अबाउट कंपनी न्यूज़, कंपनी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल में स्टेटमेंट्स का एनालिसिस, कंपनी कमेंट्री में क्या बोल रही है। टेक्निकल एनालिसिस इज अबाउट योर प्राइस रीडिंग। अब जो भी फंडामेंटल वाला कर रहा है मेजरली टू अ सर्टेन एक्सटेंट, मोटा मोटी उसका इम्पैक्ट टेक्निकल्स पे पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेट तो स्टॉक प्राइस पे ही आप बाय करोगे ना, राइट। सो उसका इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस और उसके चार्ट्स पे पड़ता है। इसलिए चार्ट्स को रिव्यू करना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी चार्ट्स हमें कुछ और बात बताता है, फंडामेंटल्स कुछ और बात बताते हैं, वहाँ पर भी एक रेड अलार्म सिग्नल आ जाता है। अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आया, डू स्मैश द लाइक बटन। एंड अब हम चलते हैं कुछ रिस्क पैरामीटर को एक बार डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो कंपनीज, ये कंपनी जो इंडस्ट्री को केटर कर रही है, जो केमिकल्स में केटर कर रही है, वो बेसिकली काफ़ी नीश मार्केट है उनका, और जो आपका मार्केट का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है, और आने वाले टाइम में कितना जल्दी मार्केट सैचुरेट होगा नहीं ये देखना पड़ेगा, बिकॉज कैमलिन एंड बाकी फेयर कैम्स वगैरह भी कहीं ना कहीं टू अ सर्टेन एक्सटेंट, इनफैक्ट फाइन ऑर्गेनिक भी FMCG वाले जो कॉस्मेटिक वगैरह सेगमेंट में इसमें ऑलरेडी है। तो बेसिकली यहाँ पर थोड़ा कंपटीशन वाली बात हो जाती है। दूसरा ये है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से आपने देखा होगा रिसेंट में जो एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनीज थी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ स्टॉक प्राइस पे। तो अब क्योंकि 60% से ज़्यादा रेवेन्यू ऑलरेडी बाहर से आता है कंपनी का, इसके लिए दे आर मोर एक्सपोज टूवर्ड्स द जियोपॉलिटिकल टेंशन। अब तीसरा इंपॉर्टेंट रिस्क ये होता है कि कंपनी के जो रॉ मटेरियल्स है या फ्यूल का कॉस्ट, ये सब के भी बढ़ने की वजह से भी कंपनी के मार्जिन्स पे और कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आ सकता है। चौथा इंपॉर्टेंट रिस्क पैरामीटर ये है कि कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें कोई मेजर पेटेंट्स नहीं है। जैसे हमने SRF में देखा, SRF के पास काफ़ी पेटेंट्स हैं, SRF के अलावा आपके नवीन फ्लोरिन के पास में पेटेंट्स वगैरह है। सो बेसिकली ये कंपनी के पास में कोई मेजर पेटेंट्स नहीं है, और इसलिए शायद से रेप्लिकेट कोई इसको कर सकता है। ऑल्दो मेरे हिसाब से थोड़ा रेप्लिकेट करना मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी वर्ल्ड लेवल पे मार्केट लीडर बन गए। तो बेसिकली मुझे लगता है कि इनको बहुत टफ कॉम्पिटिशन देने के लिए काफ़ी साल, किसी भी न्यू एंट्रेंस को भी काफ़ी साल बिजनेस को समझना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। इट्स नॉट वेरी इजी। अब पांचवा रिस्क ये है कि क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी केमिकल स्पेस में ऑपरेट करती है, इसके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलने में भी कभी कभी देरी लगती है। वहाँ पर प्रोसेस काफ़ी डिले हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर एनवायरनमेंट का भी प्रॉब्लम होता है, और काफ़ी कंपनीज़ के स्टैंडर्ड कहीं कहीं मीट नहीं हो पाते, जिसका हमने काफ़ी एडवांस इफेक्ट भी देखा है। मतलब अभी रिसेंट में भी आप देखोगे 2-3 साल पहले दीपक नाइट्राइट के ऑलरेडी जो आपका उनका प्लांट है उसमें आग लग गई थी। एक आध 3-4 महीने के लिए तो बहुत चीज़ें डिले हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट आया। तो ये सब चीज़ भी हाथ से भी केमिकल कंपनीज़ के साथ में होते हैं, पास्ट में भी आपने ये सुना है। तो बेसिकली ये किस की रिस्क पैरामीटर है आपको ध्यान में रखना है। आप ध्यान से सुनिए, वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ दिस एनालिसिस इज योर टेक्निकल्स। क्योंकि हमने हमेशा ये देखा है कि कोई भी कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया IPO वाले केस में आप ये देख सकते हो, कभी भी कोई भी कंपनी का जो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होगा, राइट, रिसेंट हाई ब्रेकआउट होगा IPO स्टॉक का, तो वहाँ पर स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। हमने यहाँ पर ये स्टॉक को तेज़ी से ऊपर जाते हुए देखा, 2600 तक चले गया था, राइट। और उसके बाद में कंटिन्यूसली डाउनफॉल हमने देखा। तो ये डाउनफॉल में भी बेसिकली आप देखोगे तो बहुत ही बड़ी गिरावट आपको स्टॉक प्राइस में देखने मिली। कंसिस्टेंटली ये प्राइमरी ट्रेंड पूरा नेगेटिव हो गया है यहाँ पर। अब ये प्राइमरी ट्रेंड नेगेटिव होने के बाद में आप ये देख पाओगे कंपनी ने मेजरली सपोर्ट लिया है बार बार क्लोज टू 1300, राइट। 1300 लेवल्स पे मल्टीपल सपोर्ट लिया है, जो हमने हमेशा ही सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की है। टेक्निकल एनालिसिस का पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है आप लोगों के लिए। जो लोग सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगे। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो के बाद में टेक्निकल एनालिसिस वाला प्लेलिस्ट एक बार एक्सप्लोर कर लीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं। तो कंपनी ने रिसेंट में ही एक मेजर सपोर्ट ब्रेक किया है, जो 1300 के आसपास का सपोर्ट था। 1200 1300 का सपोर्ट जो आप पास्ट में देख पा रहे थे, कंपनी ने ये अभी ब्रेक कर दिया है, और यहाँ पर एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन बनाया है। लेकिन अभी तक ये डबल बॉटम कंफर्म नहीं हुआ है, और स्टॉक प्राइस भी 50 मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है। सो यू कैन सी दिस, ये ऑलरेडी नेगेटिव ट्रेंड में है। सो प्राइमरी ट्रेंड इज नेगेटिव, सेकेंडरी ट्रेंड इज नेगेटिव, और इमीडिएट ट्रेंड में जो अभी स्विंग है वो डबल बॉटम के आसपास टेस्ट कर रहा है, लेकिन अभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ है। सो स्टॉक प्राइस अभी भी प्रेशर में है,
राइट। तो यहाँ पर खरीदने की जल्दबाजी मैं नहीं करूँगा, मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरा स्टांस बता रहा हूँ। ये मुझे अभी बिजनेस थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है वैल्यूएशंस पे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ अपने वॉच लिस्ट में। लेकिन ये सही टाइम नहीं है टेक्निकल्स में, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। जो लोग ऑलरेडी 10-15 मिनट देख के चले जाते हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ आपको कि इसको थोड़ा रिवर्सल के लिए आपको वेट करना है। जब भी ऐसा पैटर्न बनता है यू हैव टू वेट फॉर अ रिवर्सल, बिकॉज आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि और नीचे जाए। अगर ये 1000 रुपये के आसपास जाएगा, 900 रुपये के आसपास जाएगा, तो वैल्यूएशंस और सस्ते हो जाएंगे। लेकिन यू नेवर नो कि कंपनी के अंदर कुछ हेडविंड्स आ गए, या इंडस्ट्री में कुछ हेडविंड्स आ गए, या फिर हो सकता है कि मार्जिन्स इरोड होने शुरू हो गए। तो ये सब प्रॉब्लम विद टाइम आ सकती है, इसलिए फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को हैंड टू हैंड हमेशा हमें एनालिसिस करना चाहिए, राइट। बिकॉज ये कंपनी के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। एशियन पेंट्स के साथ में भी रिसेंट में हुआ, राइट। मार्जिन्स भी इम्पैक्ट हुए, कंपनी का ट्रेंड भी इम्पैक्ट हुआ, और आपके जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी बढ़ गई वहाँ पर। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट माइट कम अप इन द अपकमिंग फ्यूचर, इसलिए आपको रिव्यू करने के लिए स्टॉक को हमेशा वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए। सो आई होप मैंने आसान भाषा में आप लोगों के साथ में एनालिसिस शेयर किया। आई हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स इंक्लूडिंग योर इंडस्ट्री एनालिसिस और की इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जो हमने कवर किए क्लीन साइंस के बारे में, रिस्क पैरामीटर हमने देखा, एंड वैल्यूएशन भी हमने समझा। टूवर्ड्स द एंड टेक्निकल्स पे मैंने आपको की लेवल्स भी बता दिए। सो आई होप ऑल इन ऑल, मैं इस कंपनी में अभी फिलहाल कोई पोजीशंस नहीं बनाया हूँ, लेकिन वॉच लिस्ट में मैंने ऐड कर लिया है, आप भी ऐड कर सकते हो। आने वाले जो क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, और आने वाले टाइम में आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हो अपने कुछ भी कमेंट्स अगर आपको शेयर करना है तो यहाँ पर वीडियो के नीचे भी कर सकते हो। कुछ डाउट्स हैं तो वो भी पूछ सकते हो हमें। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मैं आशा करता हूँ कि आप अगर ऐसी एनालिसिस देखना चाहते हो तो उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन। एंड 360 इन्वेस्टिंग पे हम एक न्यू कम्युनिटी वगैरह भी लॉन्च करने वाले हैं, जहाँ पर आप खुद के जो इनसाइट्स है वो पोस्ट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट पे 360investing.in, ये वेबसाइट पे आप जाके यहाँ पर ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हो हमारे, एंड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, रिसर्च अपडेट्स भी मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका आपको जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड हमारे जो चैनल है उसमें सेक्टर एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के रिसर्च वीडियोस और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस हमने शेयर किए। सो आई होप इट विल बी अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू गाइस।